ना इसके बाद लैंड रेवेन्यू सिस्टम में ब्रिटिशर्स को अब मिल गए दीवानी राइट्स। तो ब्रिटिशर्स स्टार्ट कहाँ से करते हैं? ब्रिटिशर्स क्या करते हैं कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है मुगल्स का, मतलब जो मुगल्स ने अभी से जो सिस्टम चल रहा है दीवान का, दीवान यहाँ पे अब ब्रिटिशर्स हैं। अब ब्रिटिशर्स खुद जाके इस सिस्टम को चेंज नहीं करना चाहते थे, वो इसी सिस्टम को रीयूज़ करते हैं। अब मुगल्स के टाइम पे क्या होता था कि जो ये सिस्टम है वो एक्सट्रैक्शन ऑफ मनी था। एक्सट्रैक्शन ऑफ मनी मतलब क्या? आमीन जो है रेवेन्यू एक्सेसरी, मतलब कैलकुलेशन करता है कितना रेवेन्यू अप्लाई हुआ, कितना आपको देना है, ये सब। आमिल जो है यहाँ पे रेवेन्यू कलेक्टर है, मतलब ये घर घर जाते हैं और रेवेन्यू लेते हैं। रेवेन्यू कैसे कलेक्ट होता है? 1/3 ऑफ द प्रोड्यूस जितना भी होता है उसका काइंड में आप, मतलब जो आपने क्रॉप उगाई वो दे दो, या फिर आप उसको कैश में कन्वर्ट करो सिल्वर गोल्ड में और वो दे दो। ठीक है। तो ये था एक्सट्रैक्शन ऑफ मनी, जो अभी इंडिया में मुगल्स के टाइम पे चलता आ रहा था। लेकिन उसके बाद क्या अब यहाँ पे एक और सिस्टम आता है हमारा कि जो एक्सट्रैक्शन ऑफ रेवेन्यू है, रेवेन्यू का जो एक्सट्रैक्शन हो रहा है यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी कंसेप्ट अभी भी है। मतलब क्या? जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आते हैं तो उनको लगता है दीवानी राइट्स मतलब क्या, कि जो प्रॉपर्टी के ओनर है वो है स्टेट। प्रॉपर्टी ओनर जो है वो स्टेट खुद है। पर ऐसा है नहीं। इवन एंशियंट इंडिया हिस्ट्री से लेकर अब तक जो गिफ्ट दिए जाते थे, लैंड जो एज ए गिफ्ट दी जाती थी, वैसे प्राइवेट प्रॉपर्टी, मतलब जिसको भी ये लैंड मिली है वो उसकी एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। तो इंडिया में कौन कौन होते थे? ज़मींदार होते थे जो कि प्रॉपर्टी के ओनर है। स्मॉल फार्मर्स रहते थे जो कि प्रॉपर्टी के ओनर है। यहाँ पे टेनेंट्स रहते थे, मतलब क्या, एग्रीकल्चर लेबर रहते थे। तो ज़मींदार की या किसी दूसरे खेत की, किसान की खेत पे एज ए एग्रीकल्चर लेबर काम करते थे। ठीक है। अब ब्रिटिशर्स यहाँ पे क्या करते हैं कि जो आमीन और आमील हैं यहाँ पे यूरोपियन सुपरवाइजर्स लगा देते हैं। मतलब क्या? आमीन जाएगा कलेक्ट करने, एक्सेसर एक्सेसर रहेगा, इस पे एक यूरोपियन लगा दिया। आमील जाएगा टैक्स कलेक्ट करने, इस पे एक यूरोपियन लगा दिया। अब यहाँ पे एक्सट्रैक्शन, जो हमने पहले बात करी थी मुगल के टाइम पे, कि आपको एक तरह से एक्स्ट्रा सिर्फ रेवेन्यू कलेक्ट करा जा रहा है, यहाँ पे अब स्टार्ट हुआ एक्सप्लॉयटेशन। मतलब क्या? ब्रिटिशर्स जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा मैक्सिमम टैक्स यहाँ पे कलेक्ट करने का कोशिश करेंगे, कि जितना ज़्यादा टैक्स हो सके उतना ज़्यादा। क्लाइवेन मॉडल में 1765 से 72 तक जितना ज़्यादा टैक्स हो सके उतना ज़्यादा फार्मर से लो। ठीक है। तो यहाँ पे टैक्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देते हैं ब्रिटिशर्स। अब इसमें क्लाइव इस इशू का एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्रिएट होती है गवर्नमेंट ऑफ बंगाल और क्लाइवेन मॉडल में। क्या होता है, दो क्लाइव जो है दो इशू क्रिएट कर देता है। एक है इंग्लैंड में और एक है इंडिया में। इंग्लैंड में क्या होता है, क्लाइव जो है फिस्कल बबल क्रिएट कर देता है, ईस्ट इंडिया कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है। वही इंडिया में जो है फेमाइन आ जाता है, भुखमरी आ जाती है। अब भुखमरी मतलब यहाँ पे होता क्या है कि आपके पास एक तो फसल खाने के लिए फूड नहीं है, यहाँ पे आपके पास फूड की कमी है। और खाना है तो आपके पास अगर मार्केट में फूड अवेलेबल है लेकिन आपके पास पैसे नहीं है, तो लोग खाना खरीद ही नहीं पाते या फिर है ही नहीं उनके पास, तो वो भूखे मर जाते हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं हम, फेमाइंस, जो आती है 1769 में 1770 तक। ठीक है। अब इंग्लैंड में क्लाइव को वापस बुलाया जाता है पार्लियामेंट में कि आप ऐसा फिस्कल बबल, मतलब इंग्लैंड में जो क्लाइव है उसको फेमाइन के लिए नहीं बुलाया जाता है, इसके लिए नहीं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी बैंकरप्ट हो रखी है उसके लिए बुलाया जाता है। तो क्लाइव जो है ब्लेम कर देते हैं रज़ा खान को, मतलब क्या, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन पे, कि जो रज़ा खान है वो पब्लिक का अच्छे से ध्यान नहीं रख रहा है, जिसकी वजह से ये फेमाइन यहाँ पे आया है। तो फेमाइन का रीज़न तो यहाँ पे ये हो गया। यहाँ पे क्लाइव जो है एक फिस्कल बबल क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से सारा का जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो बैंकरप्ट हो जाती है। अब यहाँ पे फिस्कल फेमाइन होता, बबल ही क्या है क्लाइव का। तो फॉर एग्जांपल जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। ठीक है। अब ये स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है तो इसका मतलब क्या,
यहाँ पे जो प्रॉफिट ईस्ट इंडिया कंपनी कमा रही है उसका डिविडेंड लोगों को मिलेगा, मतलब जिन लोगों ने पैसा लगाया उसको शेयर मिलेगा, जिन लोगों ने शेयर खरीदे हैं, पैसा लगाया, उनको डिविडेंड मतलब हिस्सा मिलेगा, उनको प्रॉफिट, उनको भी मतलब प्रॉफिट होगा। मतलब अगर ईस्ट इंडिया कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड इंक्रीज होगा। ठीक है। अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के दीवानी राइट्स मिलते हैं, तो क्लाइव यहाँ पे करते क्या है कि वो बड़ा चढ़ा के बोल देते हैं कि जो रेवेन्यू हम, अब मतलब क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पे रेवेन्यू कलेक्ट कर पाएगी बंगाल से, तो मतलब प्रॉफिट होगा ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत सारा। ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल क्लाइव जो है बंगाल से 50 लाख रेवेन्यू कलेक्ट कर सकता था, तो वो बड़ा चढ़ा के बोलते कि हम 1 करोड़ 5 लाख का रेवेन्यू जो है बंगाल से लेंगे, मतलब कलेक्ट कर पाएंगे। तो इससे क्या होता है, एक रॉन्ग एजम्पशन जाता है और ब्रिटिश मार्केट में, और काफ़ी सारे लोग जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के स्टॉक एकदम से बढ़ जाता है, अब यहाँ पे नेक्स्ट ईयर सीन क्या होता है कि बंगाल में आता है फेमाइन। अब आपने एक फर्स्ट ईयर में तो टैक्स काफ़ी ज़्यादा हाई कलेक्ट कर लिया है, लेकिन अब फार्मर्स की डेथ हो रही है, मतलब हाफ बंगाल की 50% पॉपुलेशन यहाँ पे कम, आधी हो चुकी है बंगाल की पॉपुलेशन। किसान के पास पैसे नहीं है, फसल नहीं हो रही है। अब यहाँ पे अगर फसल नहीं हो रही है तो आप टैक्स भी कलेक्ट नहीं कर पाओगे, तो मतलब एक ईयर तो आपको प्रॉफिट हुआ लेकिन नेक्स्ट ईयर आपका कोई टैक्स कलेक्ट होगा ही नहीं। अब जिसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी जाती है बैंकरप्ट और जाती है पार्लियामेंट के पास, ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास, और वहाँ से मांगती है लोन कि हमें पैसे दे दो, लोन मांगती है। अब इसके बाद क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के स्टॉक धड़ल्ले से नीचे गिरते हैं। ठीक है। और यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी आती है बैंकरप्ट। अब लोग यहाँ पे शेयर ईस्ट इंडिया कंपनी सेल करना शुरू कर देते हैं। अब जब मार्केट में शेयर ज़्यादा हो रहे तो इनकी प्राइस गिरेगी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के स्टॉक है वो धड़ल्ले से नीचे गिर जाते हैं। और यहाँ पे क्लाइव एक काफ़ी बड़ा ब्लंडर क्रिएट कर चुके होते हैं। ठीक है। और इसी वजह से जहाँ जहाँ पर ब्रिटिशर्स ने ज़्यादा रूल किया, फॉर एग्ज़ाम्पल वेस्ट बंगाल, बिहार, जहाँ पे और वही स्टेट जो आज की टाइम पे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पुअर भी है, कि ब्रिटिशर्स ने कितना ज़्यादा एक्सप्लॉइट करा है कि लोगों के पास उस टाइम पे फेमाइन, मतलब आपके पास फूड है, मतलब खाना नहीं है और पैसा नहीं है, तो आप खाना खरीद भी नहीं सकते। तो जैसे फेमाइन यहाँ पे आता है, और क्लाइव जो है एक काफ़ी बड़ा ब्लंडर यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं। अब यहाँ पे देखने वाली बात है, क्लाइव की प्राइवेट प्रॉपर्टी कोई इशू नहीं है, यहाँ पे प्रॉब्लम है ईस्ट इंडिया कंपनी में। ईस्ट इंडिया कंपनी बैंकरप्ट हो गई है। क्लाइव जो है यहाँ पे जो ज़मींदार, जो बंगाल में जो ज़मींदार बैठे हुए हैं क्लाइव, यहाँ पे इनको प्राइवेट प्रॉपर्टी इंक्रीज होती जा रही है, कोई इशू नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है, इसी वजह से हम बोलते हैं कि 1773 में फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। मतलब क्या, पार्लियामेंट जो गलत तरीके से रेगुलेट करा जा रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी को, उसको रेगुलेट करने के लिए पार्लियामेंट फर्स्ट टाइम 1773 रेगुलेटिंग एक्ट लाती है। इसीलिए यहाँ पे क्लाइव के कारण यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट लाया जाता है। ठीक है।